हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा जी की नॉवेल दो प्रेत। भारत का ही एक प्रांत, कहीं उत्तर भारत में ही समझ लीजिए कि प्रांत है उत्तरांचल और राजधानी का नाम है विक्रमपुरी। और भारत का प्रत्येक नगर अथवा महानगर नदी के किनारे बसा है, तो नदी का नाम है रेणुका। प्रांतीय राजधानी के इस नगर में पहुंचते ही केंद्रीय खुफिया विभाग के दो कुख्यात जासूस जगन और बंदूक सिंह अभी पड़ाव नहीं डाला था। कार सर्वप्रथम नगर के उस पुलिस स्टेशन के प्रांगण में रोकी गई, जिसका क्षेत्र था विधानसभा, विधान परिषद, मंत्रियों के आवास, विधायकों और सरकारी अफसरों के घरौंदे। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मिस्टर महावीर सिंह ने परिचय पाकर कुछ अधिक ही उत्साह प्रदर्शित किया। आदरपूर्वक बैठाने के बाद पूछा, ये कहिए कि क्या लीजिएगा, चाय या कॉफ़ी? सोचने का समय दीजिए, जगन ने कहा। जी हाँ, थोड़ी बातचीत कर ले, इस बीच सोचने का अवसर भी मिल जाएगा। जगन ने एक फाइल खोलकर अपने सम्मुख रखते हुए कहा, क्या ये सही है कि आपने श्रीमती कावेरी की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया था? जी। सचमुच? आप महावीर सिंह हैं? सच्चाई को बहादुरी के साथ आज के ज़माने में कौन स्वीकार करता है? जी, मैं नाम का ही महावीर सिंह हूँ। वास्तव में मेरा नाम अब चूहा सिंह हो जाना चाहिए। ऐसा? जगन मुस्कुराया। जी, बिल्कुल ऐसा। सच्चाई है कि मेरी स्थिति उस वस्तु जैसी है जिसे कद्दूकस में कसा जाना हो। भगवान भला करे। लगता है कि यहाँ की स्थिति में बेचारे भगवान भी मजबूर है। जब किसी एक पार्टी का राज होता है तब संतोष होता है कि हमारा बाप एक है, परंतु आपको जानकारी है ना कि यहाँ 5 पार्टियों की मिलीजुली हुकूमत है, यानी बाप हुए 5। बड़ा दिलचस्प नतीजा निकाला है आपने। दिलचस्प नहीं श्रीमान, नतीजा है भयानक, ज़बरदस्त भयानक। बाप हुए 5, परंतु चचा ताऊओं की तो गिनती ही नहीं है। पुलिस स्टेशन पर हर आगंतुक के आने पर घबरा जाना पड़ता है। कौन है? सगे 5 बापों में से कोई है या चचा ताऊ या मामा है? मुझे आपसे सहानुभूति है। अगर सहानुभूति है तो आप मेरी बदली कहीं और कर देने की सिफारिश कर दीजिए। सिफारिश तो मैं निश्चय ही कर दूंगा, अलबत्ता ये नहीं जानता कि मेरी सिफारिश का मोल कितने पैसे होगा। खैर, तो आपने कावेरी की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, कावेरी रिपोर्ट लिखाना चाहती थी जगेश चंद्र के खिलाफ, और तब जगेश चंद्र थे सिंचाई मंत्री। अगर मैं रिपोर्ट लिख लेता तो श्रीमान मेरे इस पुलिस स्टेशन की मात्र सिंचाई नहीं होती, ऐसी बाढ़ आती कि मुझ समेत सारा पुलिस स्टेशन बह जाता। यानी आपने रिपोर्ट नहीं लिखी? जी नहीं। चंद्रकांत का ये भी कहना है कि आपने जगेश चंद्र को सचेत भी कर दिया था। सचेत होना क्या होता है मैं नहीं जानता, अलबत्ता जब कावेरी पुलिस स्टेशन से चली गई तो मैंने जगेश चंद्र को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि कावेरी नाम की स्त्री आपके खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाना चाहती थी। फ़िलहाल रिपोर्ट नहीं लिखी है, आगे क्या करना है ये बताइए। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं संभाल लूँगा, और वो संभाल नहीं सके। जो चाहे समझिए। चंद्रकांत का कहना है कि वह कावेरी को लेकर आपके पास आए थे। जी हाँ। तब भी आपने रिपोर्ट नहीं लिखी? तब मैंने एकदम इनकार नहीं किया था। यानी मैंने उनसे कहा था कि मुझे कानून संबंधी अधिक जानकारी नहीं है, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी चाहिए या नहीं ये मैं विधानसभा के अध्यक्ष से पूछूंगा। परंतु आप पूछने नहीं गए। जी नहीं, चंद्रकांत कह गए थे आप रहने दीजिए, अध्यक्ष से मैं ही पूछ लूँगा। वैसे फरमाइए। मैंने चंद्रकांत जी से भी कहा था कि आप अपने प्रभाव से मेरी बदली कर दीजिए। खैर, बदली तो आपकी नहीं हुई। जी हाँ, विधानसभा में मेरी और इस पुलिस स्टेशन की खूब चिचालेदार हुई, परंतु बदली नहीं हुई। अच्छा महावीर सिंह जी, अब कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ। पुलिस अधिकारी के नाते जगेश चंद्र के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा मतलब है कि क्या सचमुच वो अपराधी हो सकता है? महावीर सिंह ने अपने दोनों कानों को हाथ लगाए कहा, साहब। जी साहब। देखा नहीं परंतु सुना है। क्या?
गांधी जी के निकट 3 बंदरों की मूर्तियां रखी रहती थी। एक बंदर का हाथ आंखों पर होता था, यानी बुरा मत देखो। दूसरे बंदर के हाथ कानों पर होते थे, यानी बुरा मत सुनो। तीसरे बंदर का हाथ मुंह पर होता था, यानी बुरा मत कहो। मानता हूं कि आज जगेश चंद्र मंत्री नहीं है, परंतु कल फिर हो सकते हैं। ठीक कहते हैं आप। ठीक तो क्या कहता हूँ, समझ लीजिए चारों तरफ अथाह पानी है और मैं बेचारा चूहा सिंह इसलिए छटपटा रहा हूँ कि किसी तरह डूबने से बच जाऊँ। जगेश चंद्र की बात छोड़िए, कुछ और हुक्म? आपका धन्यवाद। चंद्रकांत तो 70 की आयु के बूढ़े हैं, कावेरी के बारे में कुछ कहेंगे? समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे उस महिला के बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ ऐसा कहिए जिससे हमें मामले में सहायता मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, न तो यहाँ कोई मजिस्ट्रेट है जिसकी साक्षी के कारण आपका बयान पत्थर की लकीर बन जाए। आपका बयान लिख भी नहीं रहा हूँ, इसलिए किसी भी रूप में आप सुरक्षित हैं। आपका आभारी हूँ। आभारी होने की ज़रूरत नहीं है। एक पुलिस अफसर के नाते जो भी राय उस महिला के बारे में कायम की हो। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। दुविधा है तो कुछ मत कहिए। हाँ, दुविधा तो है, परंतु कहूँगा। जब वो अकेली रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी तब एक विपत्तिग्रस्त और भली महिला लगी थी। जब वह चंद्रकांत के साथ आई थी तब उसकी सूरत देखकर ऐसा लगता था मानो कहना चाह रही हो कि थानेदार की दुम तेरा चरखा बनाकर न घुमाया तो नाम कावेरी नहीं। जगन ने फाइल बंद कर दी। अच्छा महावीर सिंह जी, आप तो कूदकर रिंग से साफ निकल गए। अब राम जाने हम दोनों को ये मामला तीतर बनाएगा या बटेर। आप नाराज़ है? जी हाँ, परंतु आपसे नहीं, अपनी किस्मत से। मेरे योग्य कोई सेवा? बस कृपा बनाए रखे। जगन उठा, परंतु इंचार्ज ने एक प्रकार से जबरन जगन को बैठाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कहिए कि चाय या कॉफ़ी? बाहर किसी दवा वाले की भी दुकान है? फरमाइए क्या चाहिए? 2 खुराक कुनैन मिक्सचर। दरअसल जिस ढंग का मामला है और जिस ढंग से आपने हमें फाख्ते की तरह उड़ा दिया है, उससे सर्दी लगनी शुरू हो गई है, कपकपी भी शुरू होने वाली है। अजी साहब, ज़रूर आप मजाक पसंद आदमी हैं, वरना क्या मैं आपके विभाग को जानता नहीं हूँ? जानता हूँ कि अब न जाने कितनों की रंगाई और धुलाई होगी। इसलिए साहब, जो 100% सच था वही आपसे कहा है। तो कॉफ़ी मंगाता हूँ। दरअसल यहाँ कॉफ़ी बढ़िया बनती है। ये बताइए कि नाश्ता दक्षिण भारतीय लेंगे या उत्तर भारतीय? बंदूक सिंह, जो अब तक खामोश था, बोला, दोनों नाश्ते लेंगे साहब, उत्तर भारतीय भी और दक्षिण भारतीय भी। जानते हैं कि आप हमें साफ टहला देना चाहते हैं, परंतु हम टहलने वाले नहीं हैं। जब आ गए हैं तो आपसे ऐसे चिपकेंगे जैसे लिफाफे पर टिकट। और इस प्रकार आज से 23 दिन पहले, तब जबकि सारा विधानसभा हॉल चौंक पड़ा था, चंद्रकांत ने विरोधी दल के नेता के रूप में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। उसी प्रस्ताव पर चंद्रकांत ने बोलते हुए कहा था, प्रस्ताव था माननीय सिंचाई मंत्री श्री जगेश चंद्र जी, बताने की कृपा करें कि बाबू सिंह कहाँ है। बाबू सिंह की पत्नी श्रीमती कावेरी संपूर्ण सदन से आग्रह करती है कि जगेश चंद्र को विवश किया जाए कि वह बाबू सिंह के बारे में बताए। प्रस्ताव पर बोलते हुए चंद्रकांत ने कहा था, श्रीमती कावेरी ने जो किस्सा बताया है उसे सुनकर शर्म से सिर नीचा हो जाता है। बाबू सिंह और उसकी पत्नी कावेरी की दुर्भाग्य कथा इस प्रकार है। दोनों पति पत्नी साधारण शिक्षित है, अर्थात दोनों ही इंटर पास है। लगभग 1 वर्ष पहले दोनों को माननीय मंत्री ने विशेष सिफारिश करके अपने मंत्रालय में साधारण क्लर्क की नौकरी दिलाई थी और उन दोनों को अपने निजी उपयोग के लिए ले लिया था। प्रकट में बाबू सिंह को सिंचाई मंत्री निवास का डिस्पैच क्लर्क नियुक्त किया गया था और कावेरी को मुलाकातियों के स्वागत के लिए नियुक्ति दी थी। परंतु बाबू सिंह तो डिस्पैच क्लर्क ही रहा और कावेरी, उसका आरोप है कि माननीय मंत्री जी को निजी जीवन में राजा इंद्र की भांति अप्सराओं का समूह रखने का शौक है। वह भी उनकी एक अप्सरा बनकर रह गई थी। दोनों ने, अर्थात पति पत्नी ने, शायद अपनी गरीबी के कारण इस स्थिति से स्वीकार कर लिया था। एक सांझ
तब जबकि माननीय मंत्री जी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म दिवस समारोह चल रहा था। कितने ही व्यक्तियों की उपस्थिति में माननीय मंत्री जी ने कावेरी को अपने आलिंगन में खींच लिया। स्वाभाविक था कि पति पत्नी यह प्रदर्शन नहीं सह सके। रात में दोनों पति पत्नी तब जबकि पार्टी समाप्त हो चुकी थी माननीय के पास पहुंचे। कावेरी कहती है कि उसके पति ने माननीय से कहा, हमने अपने गरीबी के कारण बहुत कुछ सहन किया है, परंतु ये नहीं सहा जा सकता कि सरेआम आप मेरी पत्नी को वेश्या के रूप में प्रदर्शित करें। इसलिए हम दोनों का ट्रांसफ़र ऑफिस में कर दीजिए। तब शायद माननीय अधिक नशे में थे। उन्होंने बिफर कर कहा, आप दोनों को नौकरी नियम पूर्वक नहीं मिली है। अधिक इज्जतदार है तो नौकरी से त्यागपत्र दे दीजिए। सरेआम वेश्या होना बुरा लगता है, परंतु सरेआम उन जेवरों को पहनना अच्छा लगता है, उन साड़ियों को पहनना अच्छा लगता है जो मैंने दी है। निकलो, निकल जाओ। परंतु सुबह शायद नशा उतरा हुआ था। माननीय ने पति पत्नी को फिर बुलाया। कहा, कल नशे में जाने क्या कर बैठा। मुझे अफसोस है, आगे कभी ऐसा नहीं होगा। कावेरी मेरी पत्नी अपने मायके जा रही है। 2 दिन के लिए तुम भी उसके साथ चली जाओ, छोटे बच्चे को संभालने में सुविधा रहेगी। और दोनों पति पत्नी ने सोचा कि बात समाप्त हो गई है। कावेरी चली गई और तीसरे दिन माननीय की पत्नी के साथ लौटी तो बाबू सिंह अपने क्वार्टर में नहीं था। क्वार्टर का ताला बंद था। जब कावेरी ने माननीय से पूछा तो नकारात्मक उत्तर मिला। माननीय ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। ताला तोड़कर कावेरी क्वार्टर में रहने लगी। सोचा शायद बाबू सिंह अपने गांव गया होगा। उसके पिता कुछ बीमार चल रहे थे। 3 दिन बाद गांव से तार आया। बाबू सिंह के पिता अधिक बीमार थे और उसे गांव बुलाया था। फिर पूछा। माननीय ने फिर अनभिज्ञता प्रकट की। कावेरी चिंतित थी। फिर भी उसने बीमार ससुर को देखने जाने के लिए छुट्टी मांगी। उसी रात, मुझे सचमुच खेद है कि मैं सदन में घृणित बात की ओर संकेत कर रहा हूँ। नशे में डूबे माननीय कावेरी के क्वार्टर में पहुँचे। ये कोई नई बात नहीं थी। वह लगभग 1 घंटा कावेरी के साथ रहे। क्यों रहे, आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं थी। परंतु चलते चलते जब बाबू सिंह का जिक्र आया तो शायद नशे के प्रभाव में माननीय ने बहुत बड़ा सच कह दिया। बाबू सिंह की बात छोड़ो और मज़े की ज़िंदगी जियो। वह वहाँ गया है जहाँ से जाने के बाद कोई नहीं लौटता। संदेह से घिरी कावेरी की रात भयानक बीती। सुबह वह माननीय के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंची, परंतु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वह मेरे पास आई, मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट तब भी नहीं लिखी गई। कृपया माननीय जगेश चंद्र बताए कि बाबू सिंह कहाँ है। चंद्रकांत के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस आरंभ हुई, परंतु बहस के बीच में ही मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने घोषणा की कि पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय खुफिया विभाग से कराई जाएगी। जगेश चंद्र से त्यागपत्र मांगा गया है। वह अगर निर्दोष है तो अपने निर्दोष होने का प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा से सदन संतुष्ट हुआ। और भी उसी दिन जगेश चंद्र की पार्टी ने उनकी सदस्यता स्थगित कर दी, तब तक के लिए जब तक कि न्यायालय उन्हें निर्दोष साबित न कर दे। और चंद्रकांत के आवास पर कुछ देर अच्छी खासी चकचक हुई। संभवतः सुरक्षा के नाते यहाँ 2 पुलिसमैन तैनात थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक चंद्रकांत नहीं आ जाएंगे तब तक वो दोनों अंदर बंगले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परिचय पत्र देखकर और समझकर दोनों ने सैल्यूट भी किया, परंतु बात वही की वही रही। कहा गया कि हम मजबूर हैं, हमें ऑर्डर है कि चंद्रकांत जी की अनुपस्थिति में किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। अलबत्ता चकचक चल ही रही थी तभी चंद्रकांत आ गए। परिचय प्राप्त करके उन्होंने पुलिसमैनों से कहा कि इन्हें मत रोकना भाई, ये चाहे जब आए। चंद्रकांत बुजुर्ग और सहज व्यक्ति, उनमें राजनीतिज्ञ जैसी चतुराई नहीं दिखाई पड़ी। इसके विपरीत वह सहज संवेदनशील मानव लगे। ड्राइंग रूम में जगन और बंदूक सिंह के साथ बैठते हुए वो बोले, अब कहो भाई, तुम दोनों मेरे नाती जैसे हो। बड़ी लड़की का लड़का लगभग तुम्हारी आयु का है। तब तो मैं आपको नाना जी ही कहूँगा, जगन ने कहा। नाना जी, ये बताइए कि क्या कावेरी आपके ही यहाँ है? हाँ, वो आई। बेचारी दुखी थी। इस आवास में मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं।
संतान के नाम पर 2 लड़कियां हैं, सो वो दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में हैं। जब वह आई तो सोचा चलो ये तीसरी लड़की सही। सचमुच ये महानता है नाना जी? नहीं भाई, महानता वगैरह कुछ नहीं, परंतु बैलेट बॉक्स की राजनीति में कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जनता हमें वोट देती है, अर्थात विश्वास देती है। उस विश्वास के बदले अगर जनता हमसे संरक्षण चाहे तो अनुचित नहीं है। दुखी मानवता के लिए इस कर्तव्य का पालन हमें राजनीति के ऊपर उठकर करना चाहिए। मैंने कावेरी से ये नहीं पूछा कि उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि पिछले चुनाव में उसने वोट कौन सी पार्टी को दिया था। अच्छा नाना जी, बाबू सिंह के बारे में आपका क्या विचार है? शायद वह अब इस संसार में नहीं है। क्या कावेरी का भी ऐसा ही विश्वास है? नहीं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है मैं उसे निरंतर यह दिलासा भी देता रहा हूँ कि बाबू सिंह ज़रूर जिंदा है, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। आपके विश्वास का आधार क्या है? जगेश चंद्र, यानी जगेश चंद्र को न केवल मंत्री पद छोड़ना पड़ा बल्कि वह अपनी पार्टी का सदस्य भी फिलहाल नहीं रहा। वह सार्वजनिक रूप से बदनाम भी हुआ है। अगर बाबू सिंह जिंदा होता तो निश्चय ही वह उसे उपस्थित करके बदनामी से बच जाता। आपका क्या विचार है? बाबू सिंह की हत्या जगेश चंद्र ने ही की होगी? नहीं जी, उसने हत्या कराई अवश्य होगी, परंतु स्वयं नहीं की होगी। ज़रूरत भी क्या है जब पेशेवर गुंडे इस तरह का काम सस्ते में ही कर देते हैं। यानी बाहर देखा ना, पुलिसमैन आपको भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। ऐसा अकारण ही नहीं है, इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं। क्या आप घटनाएं बताने की कृपा करेंगे? पहली घटना कावेरी के कारण घटी। जीप में 4 व्यक्ति आए। एक ने जीप बाहर स्टार्ट ही रखी और 3 अंदर घर में घुस गए। घर का नौकर रसोई में बर्तन मांज रहा था। उन्होंने उसे रसोई में ही बात कर दिया। मेरी पत्नी को धकेल कर गिरा दिया और कावेरी को उठाकर ले जाने लगे। ये तो संयोग ही कहिए कि विधायक श्याम सुंदर इधर से जा रहे थे। नौकर निरंतर रसोई में से चीख रहा था और श्याम सुंदर के पास रिवॉल्वर थी। श्याम सुंदर ने केवल हवा में फायर किए और उसका लाभ ये मिला कि तीनों गुंडों ने कावेरी को छोड़ दिया और जीप में चढ़कर भागे। श्याम सुंदर ने तब लक्ष्य लेकर रिवॉल्वर चलाई। उनका कहना है कि एक व्यक्ति घायल भी हुआ है और मज़ेदार बात यह है कि विधायक श्याम सुंदर जगेश चंद्र की ही पार्टी के विधायक है। इस घटना का विवरण इस फाइल में नहीं है जो कि हमें विभाग की ओर से दी गई है। शायद आजकल में ही घटना घटी है। नहीं, ये घटना मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अगले दिन ही घटी थी। आपकी फाइल में इस कारण नहीं है कि मैं श्याम सुंदर और विधानसभा के अध्यक्ष सोच समझकर इस निश्चय पर पहुंचे थे कि प्रेस में इस समाचार के छपने से कावेरी का ही अहित होगा। इसके बाद ही मुझे टेलीफोन पर गुमनाम पत्रों द्वारा जान से मार देने की धमकी मिलती रहती है। पत्र मैं पुलिस अधीक्षक के पास जमा कर देता हूँ। मेरी सहमति से मेरा फ़ोन टेप किया जाता है। नाना जी फरमाइए, इन सब बातों के बावजूद आप अकेले ही सब जगह आते जाते हैं, अभी हमने देखा। हाँ, अंगरक्षक में जानबूझकर साथ नहीं रखता। क्यों? ये अनुभव की बात है। 10 वर्ष मैं मंत्री भी रहा हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति की जितनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है वह व्यक्ति उतना ही जनता से कटता चला जाता है। बेशक जान की बाजी है, परंतु अपने ही स्वार्थ के कारण जो राजनीतिज्ञ जनता से कट जाता है उसके राजनीतिक जीवन की मृत्यु हो जाती है। यह सिद्धांत का नहीं, सीधा साधा गणित का सवाल है। धन्यवाद नाना जी। जब तक इस मामले की खोजबीन चलेगी तब तक आपको कष्ट तो देते ही रहेंगे। क्या कावेरी से भेंट हो सकेगी? चंद्रकांत मुस्कुराते हुए उठे। कैसा तुम लोगों का नाना बना हूँ, यानी अभी तक चाय पानी को भी नहीं पूछा। खैर, अब अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ। अच्छा यही रहेगा कि कावेरी से आप लोग मेरी अनुपस्थिति में ही बातें करें। बैठो भाई, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु झूठा बहलावा जब तक चले तब तक सही। कावेरी के सामने यही प्रकट करना कि बाबू सिंह जिंदा ही है। उन दोनों को बैठाकर चंद्रकांत चले गए। रंग सांवला परंतु तीखे आकर्षण युक्त चेहरा। संभवतः चंद्रकांत के यहाँ रहने के कारण वह सफ़ेद सूती साड़ी, सफ़ेद ही ब्लाउज, परंतु यौवन के उभार के कारण वह भी खूब फब रहा था। वो चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर आई।
चेहरे पर मुस्कान लाने का यत्न करते हुए उसने उन दोनों का अभिवादन करते हुए कहा, मेरा नाम कावेरी है सर। मेरा नाम बंदूक सिंह है। ये मेरे ऑफिसर मिस्टर जगन हैं। और हम दोनों में से किसी का रुतबा सर कहलाने जैसा नहीं है। कुछ बातचीत करेंगे, मैं आपको आपके नाम से संबोधित करूँगा। आप भी हम दोनों को नाम से संबोधित करें। नाश्ते में दोनों में से किसी ने भी रुचि नहीं ली। चाय तभी पीनी आरंभ की जबकि कावेरी ने स्वयं चाय की प्याली पीने को उठा ली। जब तक चाय समाप्त हुई तब तक मौन ही रहा। चाय के बाद बंदूक सिंह ने मौन तोड़ा। कावेरी जी, चंद्रकांत जी ने आपको बताया होगा कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। जी, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि मेरा मतलब है आप पति पत्नी के जगेश चंद्र के साथ संबंध किस तरह विकसित हुए। मैं आपको जानकारी दूंगी, परंतु पहले ही कह देती हूँ कि मैं इस बहस में पढ़ना पसंद नहीं करूँगी कि मेरे और जगेश चंद्र के शारीरिक संबंध क्यों बने। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मेरी स्थिति ठीक प्रकार से समझ सके। भूख क्या होती है, बेकारी के कारण परिवार में ही कैसे अपमानित होना पड़ता है, इस प्रकार की पीड़ाएं केवल वही जान सकता है जिसने ऐसी हालत में दिन महीने नहीं वर्षों बिताए हो। किसी भी बात के जवाब के लिए आपको विवश हम नहीं करेंगे। अलबत्ता जितनी अधिक हमें जानकारी देगी उतना ही आपके हित में अच्छा होगा। मेरे हित में क्या होगा? क्या मेरा मरा हुआ पति जीवित हो जाएगा या मेरे ऊपर जो चरित्रहीन होने का कलंक है वो मिट जाएगा? अपनी आप जाने। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम आपके पति को मरा हुआ नहीं समझते। जहाँ तक चरित्र की बात है, विवशता को चरित्र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। खैर, आप अपने ढंग से अपनी बात शुरू करें। और कावेरी ने बार बार अटकते हुए कहना आरंभ किया, मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनकी केवल एक बहन है जो अब विवाह योग्य है। जब मेरा विवाह हुआ तब मेरे पति गांव के पास ही के कस्बे में एक साइकिल और चारा मशीन की दुकान पर 350 महीने की नौकरी करते थे। गांव में 10 बीघा ज़मीन भी है। कुल मिलाकर 2 वर्ष अच्छे बीते। वज्रपात हुआ तीसरे वर्ष, तब जबकि दुकान का मालिक अचानक ही हार्ट फेल हो जाने के कारण मर गया। मेरे पति ने दुकान के मालिक की विधवा को आश्वासन दिया था कि जब तक उसका पुत्र दुकान संभालने के काबिल नहीं होगा तब तक वह दुकान अकेले ही चलाते रहेंगे। परंतु विधवा उस कस्बे में रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो बच्चों की शिक्षा के लिए अपने भाई के पास शहर जाकर रहना चाहती थी। उसने दुकान बंद कर दी और मेरे पति बेकार हो गए। 1.5 वर्ष, बेकारी का 1.5 वर्ष भयावह बीता। तभी हुए चुनाव। जहाँ हमारा गांव था वो जगेश चंद्र का क्षेत्र था। मैंने और मेरे पति ने 5-5 रुपये रोज़ पर यानी कुल 10 रुपये रोज़ पर चुनाव तक के लिए नौकरी कर ली। तभी जगेश चंद्र से भेंट हुई। वो मेरी ओर भूखी दृष्टि से देखता था और 3 रोज़ बाद ही हमें अपने साथ रहने का काम दिया। एक रात, तब जबकि मेरे पति मीटिंग का प्रबंध बाहर मैदान में कर रहे थे, तब मुझे अकेला पाकर उसने अपनी बाहों में भर लिया। साथ ही कहा, खूब गजब की सुंदर हो। सिर्फ 5 रुपये रोज़ पर ऐसी जवानी में दर दर भटक रही हो। कल विक्रमपुरी का प्रोग्राम है, 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम दोनों सीधे रोजगार दफ्तर जाना और अपने नाम रजिस्टर्ड करा देना। चुनाव के बाद दोनों को सरकारी नौकरी दिला दूंगा। मैं पतन की पहली सीढ़ी चढ़ी थी और खुश हुई थी। अपने पति से मैंने केवल इतना ही कहा कि जगेश जी ने रोजगार दफ्तर में नाम रजिस्टर्ड कराने को कहा है। इसके बाद चुनाव तक कितनी ही बार मुझे आलिंगन में कसा गया। चुनाव समाप्त हो गए। हमारा नाम पता उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। चुनाव के बाद वो मंत्री बना और गांव में उसका टेलीग्राम पहुंचा, फौरन विक्रमपुरी आओ। जाने सब कैसे हुआ, हमें रहने के लिए कोठी में ही क्वार्टर दे दिया गया था। चौथे दिन हम दोनों को नियुक्ति पत्र मिल गए। जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला उसी रात मेरे पति को उसने आग्रहपूर्वक गांव भेजा। कहा कि जाकर गृहस्थी जमाने का सामान ले आओ, और रात में वह क्वार्टर में आया। पतन के शिखर पर पहुंचने के लिए मैं इनकार नहीं कह सकी। शायद मैं गलत कह रही हूँ। पतन का शिखर नहीं होता, पतन की गर्त होती है। मैं पतन की गर्त में समा गई।
जब मेरे पति लौटे तो मैं छुपा न सकी, मैंने सब कुछ बता दिया। दिन भर वो परेशान रहे, परंतु रात में हम दोनों ने मिलकर विवशतापूर्ण निश्चय किया, अर्थात तब तक के लिए इसी स्थिति को स्वीकार किया जब तक कि कोई दूसरी नौकरी न मिल जाए। इस प्रकार मैं पतन के गर्त में डूबती रही, परंतु एक सांझ कितने ही व्यक्तियों की उपस्थिति में उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मैं और मेरे पति ये सहन नहीं कर सके। उसी रात उससे कहा सुनी हुई और हम दोनों ने क्वार्टर में सामान समेटना आरंभ कर दिया, सुबह होते ही विक्रमपुरी से चले जाने के लिए। कितना अच्छा होता कि अगली सुबह हम दोनों अपने गांव वापस लौट जाते, परंतु सुबह उसने हम दोनों के सम्मुख सांझ और रात के व्यवहार पर खेद प्रकट किया। मुझे अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाने के लिए कहा। मैं एक बार पहले भी जा चुकी थी, दोबारा भी चली गई और लौटी तो मैं लुट चुकी थी। मेरे पति गायब थे। फिर भी मैं भ्रम में थी, सोचा शायद वो गाँव गए हो, परंतु फिर एक रात नशे में उसने बता ही दिया वो वहाँ गया है जहाँ से जाने के बाद कोई नहीं लौटता। और तब मैं पुलिस स्टेशन से लेकर जाने कहाँ कहाँ तक भटकी। चंद्रकांत चाचा जी ने सहारा दिया, उसका मंत्री पद छुड़वा दिया, उसे उसकी पार्टी ने ही बेगाना बना दिया और अब आप लोग आए हैं। अगर आप उसे कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा दिला सके तो ठीक, वरना सहज ढंग से बंदूक सिंह ने पूछा। उसे छोड़ूंगी नहीं? यानी सीधी सी बात है, अगर अदालत ने उसे फांसी नहीं दी तो मैं उसे मौत दूंगी। गलत बात है जी। आपकी इस समय क्या स्थिति है आप जानती है? जानती हूँ। नहीं जानती। आपको चंद्रकांत जी ने आश्रय दिया है, वो आपको अपनी तीसरी बेटी मानते हैं। उनकी क्या प्रतिष्ठा है इसका अनुमान आपको नहीं है? अगर आप जगेश चंद्र की हत्या करती है तो उसके साथ साथ ही चंद्रकांत जी के मान सम्मान और राजनीतिक जीवन का अंत हो जाएगा। सुनकर कावेरी की आंखें छलछला उठी। तनिक संभल कर उसने कहा, तो क्या वो नर पशु इसी तरह अपनी पशुता के आचरण से नगर और गांव का जीवन विकृत करता रहेगा? वो नर पशु है, ये तो ठीक हो सकता है। क्या मतलब? वो हिंसक नर पशु है, इसका निर्णय तो अभी होना है। अभी तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके पति गायब है। जहाँ तक उसकी पशुता का प्रश्न है वह तो आपने स्वेच्छा से स्वीकार की थी। अकुला कर वह उठकर खड़ी हो गई। मुझे जाने की आज्ञा है। जी हाँ। बंदूक सिंह भी उठा। चंद्रकांत जी से हमारा नमस्कार कह दीजिएगा, कहिएगा हम सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब जगन भी उठा। गुरु बोलो चेले, अभी तक की झकमारी से यही लगता है दुनिया गोल है। सो तो है ही, परंतु मामले का आइडियल टट्टू तभी आगे बढ़ेगा जब दुनिया को ठोक पीट कर गोल से चौकोर नहीं तो तीन कोने का बना लिया जाएगा। आगे बढ़ो जी, इतने ज़बरदस्त कारीगर नहीं हो कि दुनिया का हुलिया बदल सको। आप देखिएगा, देखिएगा कि दुनिया के क्या क्या डिज़ाइन बनाता हूँ। जगन ने बंदूक सिंह को धकेलते हुए कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता कि तुम दुनिया के डिज़ाइन बनाओगे या दुनिया तुम्हारी नाक मुंह पर से गायब करेगी। सरकारी कोठी के बाहरी द्वार पर पट्टी लगी थी। जगेश चंद्र लिखा हुआ था और सिंचाई मंत्री के ऊपर हल्का सा रंग पोत दिया था। रंग के पीछे से मानो सिंचाई मंत्री जबरन झाँक रहा था। सांझ ढल चुकी थी। जगन और बंदूक सिंह चंद्रकांत के यहाँ से एक होटल में पहुँचे थे। होटल के कमरे में डेरा जमाया था। न केवल दोनों ने स्नान किया था, अपनी कार को भी धुलवाया था। फलस्वरूप कार पुरानी होने पर भी दमक रही थी। कार पोर्टिको में रुकी, परंतु आसपास कोई प्राणी दिखाई नहीं पड़ा। बंदूक सिंह ने उतरकर दरवाजे की घंटी का स्विच दबाया। लगभग 1 मिनट की प्रतीक्षा के बाद दरवाज़ा खुला। एक गोरे रंग की स्त्री ने दरवाज़ा खोला था। खूबसूरत गोरी स्त्री, गुलाबी परिधान, मानो गुलाब का फूल स्त्री रूप में अवतरित हुआ हो। हम नई दिल्ली से आए हैं, बंदूक सिंह बोला, परंतु केंद्रीय खुफिया विभाग से। ओह, जगेश चंद्र जी से मिलना है। आपको कल 3 बजे आने का कष्ट करना होगा। क्यों?
मुलाकात के लिए 3 से 5 तक का समय निश्चित है। अब जगन ने मौन तोड़ा। जान सकता हूँ कि जगेश चंद्र जी से आपका क्या नाता है? मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। आपका भी उनसे झगड़ा है क्या, या मनमुटाव? क्या मतलब? आप उनसे दुश्मनी कर रही है? तुनक कर वो बोली। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। चिंता मत कीजिए, हम आपको अपनी बात समझा कर ही जाएंगे। आप शायद नहीं जानती कि हम नई दिल्ली से आए हैं, नहीं बुलाए गए हैं, और जगेश चंद्र संदिग्ध अपराधी है। हमें यह जांच करनी है कि क्या वास्तव में वह अपराधी है। मैं मुलाकात कराने से इनकार तो नहीं कर रही हूँ। आप कल 3 बजे आइए, सबसे पहले आपकी मुलाकात हो ऐसी व्यवस्था कर दूंगी। तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उन बेचारे की निजी सेक्रेटरी होने के बावजूद उनके दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। हम यहाँ इसलिए चले आए हैं कि संदिग्ध अपराधी होने पर भी वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सो तो है ही, परंतु आप हमें विवश कर रही है कि हम उन्हें केवल संदिग्ध अपराधी माने। जानती है कि संदिग्ध अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार होता है? कैसा व्यवहार होता है? हम कल 3 बजे तक प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, परंतु आज रात के 3 अवश्य बजा देंगे। हम यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस के द्वारा जगेश चंद्र जी को वहाँ बुलवा भेजेंगे। उन्हें लॉकअप में बंद करवा देंगे और इसके बाद हम दोनों सिनेमा का नाइट शो देखने चले जाएंगे। 12 और 1 के बीच वापस लौटेंगे और फिर उनसे बातचीत करेंगे। वह चमत्कृत सी उन दोनों की ओर देख रही थी। कुछ क्षण अवाक रहने के बाद बोली, कृपया 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं अभी लौटती हूँ। सुनिए, बंदूक सिंह बोला। जी? संदिग्ध अपराधी के लिए 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड भी प्रतीक्षा करने का नियम नहीं है, परंतु हम प्रतीक्षा करेंगे आपके कारण। औपचारिक मुस्कान सहित उसने कहा, धन्यवाद। वो खुला दरवाज़ा छोड़कर अंदर चली गई। गुरु, बंदूक मुस्कुराया। कहो, दुनिया ने कुछ अपना आकार बदला ना? नहीं, दुनिया अब भी गोल है, बस ज़रा पिचक गई है। और लगभग 2 मिनट बाद वो फिर लौटी मुस्कुराते हुए। आइए। वो दोनों को ड्राइंग रूम में ले गई। ड्राइंग रूम की सजावट से ऐसा नहीं लगता था कि यह भूतपूर्व सिंचाई मंत्री का है। इसके विपरीत ऐसा लगता था जैसे किसी भूतपूर्व शिकारी का ड्राइंग रूम हो। द्वार पर ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही 2 भुस भरे शेरों का खुला हुआ भयानक जबड़ा, दीवारों पर टंगे हुए हिरन तथा अन्य जानवरों के सिर। बैठिए। धन्यवाद। आप आपत्ति नहीं करेंगे ना? वो जरा पूजा कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम बिल्कुल आपत्ति नहीं करेंगे। तभी एक स्त्री आई, ट्रे में सुवासित शरबत का जग और गिलास सजाए। वो स्त्री ट्रे रखकर लौट गई। उसने गिलासों में शरबत डाला। पहले गिलास जगत की ओर बढ़ाया। बंदूक सिंह ने रोका। यूँ अगस्त का महीना शरबत पीने के लिए नहीं होता क्या? एकदम ठंडा कर देने का इरादा है? बादाम का शरबत है। ओह, दिसंबर में भी पीने से नुकसान नहीं होगा। उसने दूसरा गिलास बंदूक सिंह की ओर बढ़ाया। धन्यवाद। अपनी मेज़बान का नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम लतिका है। कुमारी लतिका? नहीं, श्रीमती लतिका। परिचय पाकर प्रसन्नता हुई। शरबत पीजिए। अभी आपने अपने लिए गिलास नहीं भरा है। मैं छोटी स्थिति की स्त्री हूँ। कौन कहता है? कहता कौन, हकीकत है। हमें हकीकत से इनकार है। अगर मेज़बान हमें शरबत पिलाना चाहती है तो साथ देना ही होगा। लतिका ने तीखी दृष्टि से बंदूक सिंह की ओर देखा। दोनों की दृष्टि मिली। दूसरे ही क्षण लतिका की दृष्टि झुक गई। वह अपने लिए गिलास भरने लगी। शरबत का गिलास, मिठास युक्त,